हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की सभ्यताएं वाला चल रहा था। और राजस्थान की सभ्यताओं में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता समझना दोस्तों, जो ये आहड़ सभ्यता है यह ताम्रपाषाण काल का स्थल है। कौन से समय का है? ताम्रपाषाण काल का स्थल है। ताम्रपाषाण अर्थात इस समय जो औजार काम में लिए जाते थे वह तांबे और पत्थर के लिए जाते थे। किसके लिए जाते थे? तांबे और पत्थर के लिए जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ताम्रपाषाण। ये बात बिल्कुल सिंपल है। ताम्र है, तामा हो गया, पाषाण पत्थर हो गया। तांबे और पत्थर के औजार काम में लिए जाते थे, इसलिए ताम्रपाषाण नाम पड़ जाता है। अब आप समझना, जो ये आहड़ है उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ये बेड़च या हम कहें आयड़ नदी पर स्थित है। आयड़ नदी पर स्थित है, जिसे आहड़ भी कहा जाता है। आहड़, ठीक है ना? आहड़ नदी पर स्थित है। कौन सा स्थल? आहड़। अब आप समझना, क्योंकि भाई स्थल हैं ये जो स्थल जहां जहां से हमें प्राप्त होते हैं, वहां पर जो स्थल है वहां पर थोड़ा वो रेत का टीला बन जाता है, या जो जमीन से जो उभरा हुआ भाग होता है जिसे टीला कहा जाता है, वैसे बन जाते हैं ये स्थल। वैसे ही जो आहड़ जो स्थल है यहां से भी दोस्तों एक रेत का टीला प्राप्त होता है। अब आप समझना इनका नाम किस लिए पड़ते हैं। जो चीजें खुदाई में प्राप्त होंगी उसी के आधार पर हम पता लगाएंगे आहड़ सभ्यता का। समझना, पहली बात तो यह है, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे भाई, आज भी गांव में जो रेत का टीला होता है ऊंचा ऊंचा बोलते हैं भाई धूल का टीला है, तो इससे भी स्थानीय लोग क्या बोलते थे? धूल कोट बोलते थे। क्या बोलते थे? धूल कोट भी बोलते थे भाई से, क्योंकि भाई रेत का जो टीला होता है उसे भाई धूल कोट, ठीक है ना? अगला है, ये आहड़ नदी पर स्थित स्थल है, तो इसे आघाट दुर्ग भी कहते थे। क्या कहते थे? आघाट दुर्ग भी कहते थे दोस्तों, ठीक है ना? आघाट दुर्ग। और या हम यहां पर ये कहें आघाटपुर भी इसे कहते थे। क्या कहते थे? आघाटपुर भी इसे कहते थे, ठीक है ना? अब समझना, ये स्थल आ गया जिसके ये आहड़ के ही नाम है। धूलकोट भी इसी का नाम है भाई, आघाट दुर्ग भी इसी का नाम है, और आघाटपुर भी इसी का नाम है। क्योंकि आघाट दुर्ग किस लिए? आहड़ नदी पर स्थित था, इसलिए आघाट दुर्ग। और धूलकोट एक रेत का जो टीला होता है, आज भी गांव में उसे धूल का टीला या धूलकोट बोलते हैं, उसी तरीके से ये है। अब समझना, इसकी 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास इन्होंने खुदाई की। 1956 ईस्वी में रत्न चंद्र अग्रवाल ने खुदाई की। 1961-62 में एच.डी. सांकलिया ने इसकी खुदाई की। किसने की? एच.डी. सांकलिया ने इसकी खुदाई की। एच.डी. सांकलिया का जो पूरा नाम है हसमुख देशमुख नाम है भाई इसका। किसका? एच.डी. सांकलिया का। इन्होंने इसकी खुदाई की। अगर कल को पूछ लिया जाए कौन कौन से इतिहासकार जुड़े हुए हैं खुदाई में, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी सर्वप्रथम, फिर रत्नचंद्र अग्रवाल ने की थी, फिर 1961-62 में एच.डी. सांकलिया ने इसकी खुदाई की थी। भाई खुदाई तो हो गई। अब खुदाई से हमें क्या पता चलता है उसके बारे में हमें जानना है। खुदाई से दोस्तों यहां से 8 स्तर प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? यहां से 8 स्तर प्राप्त होते हैं भाई खुदाई से। 8 स्तर प्राप्त होते हैं खुदाई से। कितने प्राप्त होते हैं? 8।
कहने का मतलब यहां पर यह है, जो ये आहड़ सभ्यता है यह 8 बार बसी और 8 बार क्या हो गया भाई, उजड़ गई। और एक स्तर के बाद दूसरे स्तर पर लोगों ने निवास किया, दूसरे के बाद तीसरे पर, तीसरे के बाद चौथे पर, चौथे के बाद 5वें, इस तरीके से 8 बार लोगों ने यहां पर निवास किया और 8 बार क्या हुआ भाई, उजड़ गई। ठीक है ना, आगे समझना। कार्बन 14 के अनुसार इसका समय 4000 ईसा पूर्व है। कितना है भाई, 4000 ईसा पूर्व है। आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूं, जो ये कार्बन 14 है यह एक वैज्ञानिक विधि है जिससे समय ज्ञात किया जाता है। और इस कार्बन 14 के अनुसार ही जब हम कालीबंगा की बात करते हैं तो उसका समय 4400 ईसा पूर्व है। ठीक है ना, यहां तक हो गया भाई। अब आप समझना, जो पहला स्तर है, पहला स्तर से मिट्टी के मकान प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं भाई, मिट्टी के मकान प्राप्त होते हैं और पत्थर के मकान भी प्राप्त होते हैं यहां से। ठीक है ना, दूसरे स्तर से भी इसी तरीके से प्राप्त होते हैं, तीसरे स्तर से भी कुछ मिट्टी के बर्तने भी प्राप्त होते हैं। एक बात समझना, कोई सा भी स्थल है, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे गणेश्वर हो, तो एक बात याद रखना, जो जो चीजें खुदाई में हमें प्राप्त होगी, जो जो चीजें खुदाई में हमें प्राप्त होगी, उसी के आधार पर हम उस सभ्यता के बारे में पता लगाते हैं। तो अब आ गया चौथा स्तर। बात कर रहे हैं हम इसका, तीसरे स्तर से मिट्टी तक के बर्तन मिलते हैं, बात करते हैं हम चौथे स्तर के। यहां से दो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भाई, कुल्हाड़ी प्राप्त होती है 2 तांबे की। कौन से स्तर से, चौथे स्तर से प्राप्त होती है। फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये अब यहां से क्या क्या प्राप्त होते हैं अब समझना। ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से स्तर से प्राप्त होता है, चौथे से प्राप्त होता है। अब समझना यहां से क्या क्या प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, यहां से जो प्राप्त होते हैं सबसे ज्यादा तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं भाई, औजार प्राप्त होते हैं। अब एक बात आपने सुनी होगी, मैंने आपको पढ़ाया था गणेश्वर में, जो गणेश्वर स्थल है वहां से 99% औजारों में तांबा प्राप्त होता है। कितना, 99% औजारों में तांबा प्राप्त होता है गणेश्वर से। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, तांबे की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तांबे की जननी कहा जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो ये है आहड़ है, यहां से सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होते हैं, तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। प्रतिशत नहीं, सबसे ज्यादा तांबे के औजार प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे ताम्रवती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताम्रवती कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तांबे के प्राप्त होते हैं। और तांबे की जननी गणेश्वर को। ठीक है ना, यहां तक आ गई बात समझ में। यहां से तांबे की चूड़ियां भी प्राप्त होती हैं भाई। क्या प्राप्त होती हैं, चूड़ियां भी प्राप्त होती हैं तांबे की। ठीक है ना, और यहां से तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। 6 मुद्राएं प्राप्त होती हैं जो यूनानी शासकों की थी। यहां पर अब इस प्रश्न को, जो ये प्रश्न है इसे आप नोट कर लें, कितनी प्राप्त होती है, 6 मुद्राएं प्राप्त होती है तांबे की जो यूनानी शासकों की थी। और यहां से दो मोहरें प्राप्त होती हैं, वो भी कहां के थी, यूनानी शासकों की थी। इस पॉइंट को अगर आपने पकड़ लिया, समझ लिया भाई, जब यहां से यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त होती हैं तो उससे जानकारी यह प्राप्त होती है इस आहड़ सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो यूनान भी किया जाता था। कहां पर किया जाता था, यूनान भी किया जाता था। इससे यह जानकारी मिलती है। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों यहां से जो प्राप्त होती हैं, यहां से एक मूर्ति प्राप्त होती है, मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना, जो वो मूर्ति है वो प्राप्त होती है। एक और त्रिशूल है, किसका चित्र है, त्रिशूल।
एक तरफ त्रिशूल है और दूसरी तरफ अपोलो देवता की है, अपोलो देवता की मूर्ति प्राप्त होती है। जब ये त्रिशूल प्राप्त होता है एक मूर्ति में तो किसकी मानी जाती है? शिव जी की मानी जाती है। तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं यहां से आहड़ से शैव धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। यहां से एक मकान से 4 से 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? 4 से 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं। अब समझना भाई, इतिहासकारों ने क्या अंदाजा लगाया? भाई एक मकान में इतने चूल्हे हैं, अगर एक मकान में इतने चूल्हे हैं तो इससे जानकारी क्या प्राप्त हो रही है भाई? उस समय जो परिवार था वो एक साथ रहा करता था, अर्थात संयुक्त परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? संयुक्त परिवार के बारे में यहां से जानकारी प्राप्त होती है। ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर एक ही चूल्हा मिलेगा तो 2-3 सदस्य होंगे परिवार में। जब 4 से 6 चूल्हे मिलते हैं तो भाई परिवार में सदस्यों की संख्या 20 भी हो सकती है, 20-25 होगी। भाई एक चूल्हे पर रोटी बन रही है, दूसरे तीसरे पर क्या बन रही है? सब्जी बन रही है। तो कहने का मतलब ये है जब इतने चूल्हे एक घर के अंदर से मिलते हैं तो संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है, अर्थात जो उस समय जो परिवार थे वो एकजुट रहा करते थे। चाचा, ताऊ, दादा, दादी, मम्मी, पापा, भाई, बहन सब एक साथ रहते थे। और अगर हम 15, 20, 30, 40 साल पहले का रिकॉर्ड भी उठा के देखें तो संयुक्त परिवार बहुत प्रचलन में था। आजकल तो एकल परिवार हो गया, पता है आपको, थोड़ा सिस्टम ऐसा ही हो गया, कोई लड़की को दोष देता है, कोई लड़के को दोष देता है, ठीक है ना, उस तरीके से सिस्टम हो रहा है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां से एक टेराकोटा जो एक मिट्टी होती है जिसे पकाया जाता है। टेराकोटा की आशु की वृषभ की मूर्ति प्राप्त होती है। किसकी? वृषभ की मूर्ति। वृषभ किसे बोलते हैं? बेल को। इस बेल को बनासियान कहते हैं। क्या कहते हैं? बनासियान कहते हैं। ये भी भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं भाई? बनासियान कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहां से पूजा की थाली प्राप्त होती है। पूजा की थाली प्राप्त होती है, जिससे जानकारी क्या प्राप्त होती है भाई? इस समय पूजा भी की जाती थी। माप तोल के बाट प्राप्त होते हैं, जिससे क्या जानकारी प्राप्त होती है भाई? इस समय व्यापार भी किया जाता था जो माप तोल है, ठीक है ना। और मिट्टी के ठप्पे प्राप्त होते हैं, ठप्पे, जिससे रंगाई के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात क्या की जाती थी? रंगाई की जाती थी, ठीक है ना। रंगाई के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात जो कपड़े थे उन्हें रंगा जाता था, ठीक है भाई। यहां से दोस्तों लाल काले और सफेद मृद भांड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मृद भांड प्राप्त होते हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। लाल, काले और सफेद मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं, जिन्हें मृद भांड कहा जाता है। ये काफी बार पूछा जाता है भाई, मृद भांडों के बारे में काफी बार पूछा जाता है, कैसे प्राप्त होते हैं? तो कैसे प्राप्त होते हैं भाई? लाल, काले और सफेद। और एक बात अब आप यहां पर समझना, यहां के मकान धूप में सुखाई गई ईंटों से और पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? पत्थर से। और एक जो धूप में जो ईंटें सुखाई जाती थी उनसे बनाए जाते थे यहाँ के मकान, ठीक है ना। यहाँ के मकान ऐसे बनाए जाते थे। अगर पूछ लिया जाए पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, ये बात आप याद रखना, पक्की ईंटों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया था। केवल जो कच्ची ईंटें थी जिन्हें धूप में सुखाया गया था उन्हीं का इसमें प्रयोग किया गया था, ठीक है भाई। यहां तक हो गया हमारा ये आहड़ सभ्यता स्थल, ठीक है ना, आहड़। तो अब आप ये समझना, जो ये आहड़ है, आहड़ से हम यहां पर ये भी जोड़ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में
सभ्यता में यहां से आयात निर्यात किया जाता था, आयात निर्यात किया जाता था। क्या किया जाता था? आयात निर्यात किया जाता था तांबे का। तो आप एक थोड़ी सी नजर में एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूं आहड़ को कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, समझना भाई। आहड़, आहड़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये आयड़ या आहड़ नदी पर स्थित है, इसलिए नाम पड़ता है आहड़, ठीक है ना। इसके बाद बात की जाए, ये ताम्रपाषाण स्थल है। कौन सा है? ताम्रपाषाण। तांबा प्लस पाषाण अर्थात तांबे और पत्थर के औजार को इस समय काम में लिया जाता था। जैसे हम एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता में कांसे के औजारों को काम में लिया जाता था, इसलिए उसे कांस्य सभ्यता कहा जाता है, ठीक है ना भाई। इसके उदयपुर जिले में स्थित है, बेडच आहड़ या आयड़ नदी पर स्थित है। आगे समझना, इसे दोस्तों धूलकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलकोट। क्यों कहा जा रहा है भाई? गांव में आज भी अगर कोई मिट्टी का टीला होता है, गांव में आज भी कोई मिट्टी का टीला होता है तो उसे बोलते हैं भाई धूल है, धूल, धूल का टीला। तो इसलिए एक नाम क्या पड़ गया भाई? धूलकोट। धूलकोट भी इसे कहते हैं। इसे आघाट दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि आहड़ नदी पर था। इसे आघाटपुर भी कहते हैं और इसे ताम्रवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रवती। ताम्रवती इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा तांबे के औजार यहां से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ताम्रवती कहते हैं। आगे बात है दोस्तों, यहां से 8 स्तर प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात कहने का मतलब यह है एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कहने का मतलब यह है एक ही जगह 1 2 3 4 इस तरीके से स्तर बने हुए हैं। अर्थात एक के ऊपर दूसरे लोगों ने निवास किया, दूसरे के ऊपर तीसरे लोगों ने निवास किया। जब बस्तियां नष्ट हो गई, 8 बार उजड़ा और 8 बार बसा था। ये कौन सा? आहड़ सभ्यता स्थल, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी जो खुदाई की थी अक्षय कीर्ति ने की थी 1953 में, याद रखना। 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल भी इसी से जुड़े हुए हैं। 1961-62 में HD सांखलिया भी इसी से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये HD सांखलिया वाला प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, आपसे पूछ लिया जाए HD सांखलिया कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो कौन से स्थल से है? आहड़ से संबंधित है भाई, ठीक है ना, जिसका नाम है हसमुख देशमुख सांखलिया, ठीक भाई। इसके बाद दोस्तों अब यहां से समझना, तांबे की यहां से चूड़ियां प्राप्त होती है। तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त होती हैं, ये यूनानी शासकों की थी। जिससे जानकारी क्या मिलती है भाई? यूनानी शासकों की है, रटने का बिल्कुल भी नहीं है, समझने का है। तो जानकारी ये मिलती है कि इस समय जो व्यापार था वो यूनान से भी किया जाता था, ठीक है भाई। यूनानी शासकों की 2 मोहरें भी यहां से प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? 2 मोहरें प्राप्त होती है, अर्थात ये भी आयात निर्यात के माध्यम से भी आई होंगी। एक मूर्ति प्राप्त होती है जिस पर त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो देवता। ये अपोलो देवता दोस्तों यूनानी शासकों का देवता है, यूनानियों का देवता है अपोलो, ठीक है ना। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं शिव या शैव धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है भाई। एक मकान से 4 से, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एक मकान से 4 से 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, जिससे संयुक्त परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है भाई। जब 4 से 6 चूल्हे एक मकान में हैं भाई अगर 1 2 3 सदस्य होंगे परिवार में तो भाई एक चूल्हे से काम चला लेंगे। जब 4 से 6 चूल्हे मिल रहे हैं तो भाई पता चल रहा है भाई अलग अलग एक पे रोटी एक पे सब्जी इस तरीके से बनाते थे भाई, बड़ा परिवार था भाई, ठीक है, समझ में आया ना। टेराकोटा की एक मूर्ति प्राप्त होती है, वृषभ किसकी? बैल की प्राप्त होती है, जिसे बनासियान बैल कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बनासियान बैल कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखना आप, ठीक है ना। यहां से हड़प्पा सभ्यता के समय तांबे का निर्यात किया जाता था, ठीक है भाई। लाल और काले सफेद यहां से मृदभांड प्राप्त होते हैं भाई, ठीक है। धूप में सुखाई गई ईंटों से मकान बनाए गए हैं यहां पर, और पत्थर से। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था भाई, बिल्कुल भी नहीं किया गया था। पक्की ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया था, धूप में सुखाई गई ईंटों का और पत्थर का प्रयोग किया गया था। यह बात आप हमेशा याद रखना। तो दोस्तों ये स्थल था हमारा आहड़ सभ्यता था, और यहां से पूजा की थाली प्राप्त होती है, माप तोल के बाट भी प्राप्त होते हैं, अर्थात सामान को मापा और तोला भी जाता था। ये बात भी आप बहुत अच्छी तरह समझ लें। और मिट्टी की यहां से छाप प्राप्त होती है, जो ठप्पा बनता है, जो फूल वूल वगैरह बनाते हैं, ऐसी मिट्टी की एक
एक ठप्पा प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि कपड़ों को रंगा जाता था। तो दोस्तों यह था हमारा आहड़ सभ्यता का स्थल था आहड़, जो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपने हमारी पीछे की क्लासें नहीं देखी तो राजस्थान सभ्यताओं की भी हमने क्लास शुरू कर रखी है और आगे भी हमारी क्लास चलती रहेंगी, तो पीछे जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ में बेल बटन में दबाएं। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।